students, welcome to Learn and Prep. So today we are going to discuss the chapter that is minerals and energy resources. Minerals क्या होते हैं, एनर्जी किस तरीके से एक रिसोर्सेज के तरीके से काम करती है, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे. मिनरल्स हमें पता है, बचपन से देखते आए हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें रॉक्स से मिल रहे हैं. अब ये डिफरेंट वैरायटी होते हैं, ये इस चैप्टर में बेसिकली हम देखेंगे. एनर्जी किस तरीके से एज द फॉर्म ऑफ रिसोर्स प्ले करती है, जो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा एक एसेंशियल पार्ट प्ले करती है. तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहली चीज़ तो ये देखेंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं. तो अगर जियोलॉजिस्ट की डेफिनेशन देखें तो मिनरल्स एक ऐसे होमोजीनियस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस हैं विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर. तो जियोलॉजिस्ट ही इसको डिफाइन करेंगे क्योंकि उनका काम ही है ये सारी चीज़ें देखना. तो वो एक ऐसा सब्सटेंस बताते हैं मिनरल्स को जो कि सबसे पहले तो नेचुरली ऑकरिंग है विथ अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर. मतलब उसका ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइंड होता है. वो तो हम हैं, वी आर द ह्यूमन बीइंग्स जो उसको एक शेप देते हैं. ठीक है. Minerals are found in varied forms in nature ranging from the hardest diamond to the softest talc. मतलब अगर हम डायमंड की बात करें तो वो भी एक मिनरल है, और अगर हम जो हमारे नॉर्मल यूज़ में जो कॉम्पैक्ट लगाते हैं, पाउडर यूज़ करते हैं, वो भी क्या है, एक तरीके का मिनरल ही है. बस यहाँ पे चीज़ क्या हो रही है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देता है, तब जाके ये जो मिनरल्स हैं वो हमारे लिए यूजेबल रोल प्ले करते हैं. Particular mineral that will be formed from a certain combination of elements depend upon the physical and chemical conditions under which the material is going to form. ठीक है. अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़, मिनरल्स तो हमने देख लिया एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है, लेकिन ये मिल कहाँ से रहे हैं हमें, तो ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं, फ्रॉम दी रॉक्स. मतलब कोई भी रॉक्स का जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजीनियस सब्सटेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स. अब यहाँ पर हमारे रॉक्स किस किस कैटेगरीज में है ये हमें पता है, द सेडिमेंट्री रॉक, द इग्नीशियस रॉक, द मेटामॉर्फिक रॉक. अब इन्हीं रॉक्स से हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पर मिनरल्स ऑकर हो रहे हैं डिफरेंट वैरायटी के साथ. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें रॉक में लाइमस्टोन की अगर हम मिनरल की बात कर रहे हैं तो वो क्या कंसिस्ट करता है, एक ऐसा सिंगल मिनरल, बट मेजॉरिटी ऑफ द रॉक कंसिस्ट ऑफ सेवरल मिनरल्स इन वेरिंग प्रपोर्शन. मतलब कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही तरीके का क्या यूज़ कर रहे हैं या एक ही तरीके के मिनरल से बन रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारा लाइमस्टोन हो गया. लेकिन ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से रॉक्स हैं जो क्या करते हैं, डिफरेंट रॉक्स से डिफरेंट वैरायटी ऑफ मिनरल्स निकलते हैं. ठीक है. ऑल्दो अगर हम बात करें ओवर 2000 मिनरल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, ओनली अ फ्यू आर अबंडेंटली फाउंड ऑन द मोस्ट ऑफ द रॉक्स. नाउ अब मिनरल्स देख लिया हमने. Now we are going to see how the minerals are classified. तो here in the table you can see जो minerals हैं वो classification है इनके 3 parts में, metallic, non-metallic and the energy minerals. ठीक है. metallic में यहाँ पर क्या आता है, it is further divided into ferrous, नॉन फेरोशियस एंड दी प्रीशियस वन. फेरोशियस यहाँ के वर्ड से हमें पता चल जाएगा कि दैट मीन्स ये वाला जो मिनरल जिसके बारे में हम बात करेंगे वो कहीं ना कहीं आयरन की कंसिस्टेंसी से बिलोंग करता है, containing iron, for example iron ore, manganese, nickel, cobalt, tungsten etc. Now if we talk about the non-ferrous one, मतलब यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, ऐसे मिनरल्स जिसमें आयरन की कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इट इज़ non-ferrous. तो यहाँ पर वो कौन से हो गए, कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट एक्सेट्रा. थर्ड जो कैटेगरी आती है हमारी प्रीशियस, जो वर्ड इज ओनली डिफाइनिंग इट्स मीनिंग, मतलब क्या हो जाएगा, प्रीशियस दैट इज कि ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत ज़्यादा अनोखा है. तो वो क्या हो जाएगी, गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम एक्सेट्रा, सिल्वर. ठीक है. तो ये हमारे किस में आ जाते हैं, दी मेटालिक मिनरल्स में. ठीक है. अब हम नॉन मेटालिक, मतलब ऐसे मिनरल्स जिसमें मेटल्स अवेलेबल नहीं हैं. तो एग्जाम्पल मीका सॉल्ट, पोटैश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन एक्सेट्रा. थर्ड आते हैं हमारे एनर्जी में, और एनर्जी हमारी कौन कौन सी है, द कोल, पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस. ठीक है.
अगर अब हम मेटालिक और नॉन मेटालिक के इसमें देखेंगे तो ऑलरेडी इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंटेन्स मिनरल, इट डज नॉट कंटेन्स मिनरल्स, दे आर सॉलिड इन नेचर, दे कैन बी सॉलिड इन, सेमी सॉलिड इन नेचर, लिक्विड और इवन इन द गैशियस फॉर्म, फॉर एग्जांपल द कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और यहाँ एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, आयरन, कॉपर, टिन, बॉक्साइट, मैग्नीज एक्सेट्रा। ठीक है, नाउ फर्दर अगर हम देखें फेरोशियस और नॉन फेरोशियस के बीच में, तो ये आयरन कंसिस्ट कर रहा है, ये आयरन कंसिस्ट नहीं कर रहा। इट इज malleable and ductile and have the iron content, it is not having the iron content and it is non-ductile. Example हमारा iron ore, manganese, chromite, here you are going to see the examples like copper, zinc, rock salt etc. ठीक है, अब हम जब बात कर रहे थे मिनरल्स की, तो मिनरल्स यहाँ पे हमने बताया कि रॉक्स में मिलते हैं। ठीक है, ये तो हमें पता है कि जो मिनरल्स हमें जहाँ कहीं से भी जो भी मिनरल्स ऑब्टेन हो रहा है वो 3 कैटेगरीज ऑफ रॉक से हमें मिल रहा है, लाइक दी इग्नीशियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री। अब हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से मिनरल्स हमें किस किस तरीके से कौन कौन से रॉक्स में अवेलेबल होते हैं। तो पहली चीज़ अगर हम देखें इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स की अगर हम बात करें, इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करें तो ये ऐसे मिनरल्स हैं जो सबसे पहले या तो किसी क्रैक्स, सर्विक्स, फॉल्ट्स या जॉइंट में से मिल रहे हैं। द स्मॉलर ऑकरेंस आर कॉल्ड वेन्स एंड द लार्जर्स आर कॉल्ड द लोड। ये क्वेश्चन हमेशा आ सकता है कि जो लार्जर ऑकरेंस है उसे क्या बोला जाता है, और जो स्मॉलर ऑकरेंस है इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स इन इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक उसको क्या बोला जाता है। तो स्मॉलर ऑकरेंस को हम क्या बोलते हैं, वेन्स, मतलब जो छोटे छोटे क्रैक्स और फॉल्ट्स में से हमें मिल रहे हैं जो मिनरल्स जहाँ से ऑब्टेन हो रहे हैं वो आ रहे हैं वेन्स के तौर पे, और जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स या बड़े बड़े उसमें मिल रहे हैं ये हम क्या बोलते हैं इसको, दी लोड्स। इन मोस्ट केसेस दे आर फॉर्म्ड व्हेन मिनरल्स आर इन लिक्विड, मॉल्टन एंड गैशियस फॉर्म्स। ठीक है, या तो वो मिनरल, हमने लावा देखा, हमने वॉल्केनो देखा कैसे इरप्ट होता है। जब वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है तो उसके अंदर से जो भी लिक्विड या गैशियस फॉर्म में निकलता है, जब वो बाहर निकलता है पूरा का पूरा जब लावा, तो वो एक तरीके का क्या ले लेता है, एक हार्ड मटेरियल के तरीके से फॉर्म हो जाता है। एंड दीज हार्ड मटेरियल आर नोन टू बी एज द मिनरल्स। जो वैरायटी ऑफ मिनरल्स उस तरीके से वहाँ की प्लेस क्या डिफाइन कर रही है, टेम्परेचर, मॉइस्चर, रिलीफ क्या डिफाइन कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर वो मिनरल्स का रूप ले लेंगे। ठीक है, दे आर फोर्स्ड अपवर्ड टूवर्ड्स द कैविटीज टूवर्ड्स द अर्थ सर्फेस, दे कूल एंड सॉलिडिफाई एज दे राइज। जैसे ही वो अपने वहाँ से निकल के नीचे की तरफ आ रहे हैं, जब वो अर्थ सर्फेस को टच करते हैं तो वो उसी समय पे क्या हो जाते हैं, गील, मतलब कूल हो जाते हैं। ठीक है, मेजर मेटालिक मिनरल्स लाइक टिन, कॉपर, जिंक एंड लेड आर ऑब्टेन फ्रॉम वेन्स एंड दी लोड्स। तो ये तो हमने बात करी इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स की। अब हम देखने वाले हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, किस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें मिनरल्स ऑब्टेन होते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक में या तो वो वेन्स या तो वो लोड्स के तौर पे दिखेंगे, वेन्स जो स्मॉलर पार्ट है, लोड्स जो लार्जर पार्ट है। इसमें भी तरीका होता है, इसमें जो फॉर्म होता है नंबर ऑफ मिनरल्स ऑकर इन बेड्स और लेयर्स, मतलब यहाँ पर वो एक लेयर की तरीके से फॉर्म हो रहे हैं। दे हैव बीन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन। Coal and some form of iron ore have been concentrated as a result of long periods under a great heat and pressure. Another group of sedimentary minerals include the gypsum, potash, salt and sodium salt. These are formed as a result of evaporation, especially in the arid regions. तो ये हमने देखा किसका, सेडिमेंट्री रॉक्स का। अब हमने रॉक्स में भी देख लिया किस किस तरीके से है। नेक्स्ट अब हम आएंगे जो अनदर फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन है ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ द सरफेस रॉक्स एंड द रिमूवल ऑफ सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स लीविंग अ रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल कंटेनिंग द ओर। तो ये थर्ड पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे एक अनदर वे जिससे कि अर्थ सरफेस से हमें अब मिनरल्स मिल रहे हैं, जिसका फॉर्म है बॉक्साइट। बॉक्साइट इज फॉर्म्ड इन दिस वे। नेक्स्ट देखते हैं सर्टन मिनरल्स में ऑकर एज अलुवियल डिपॉजिट्स इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ द हिल्स। तो बेस ऑफ द हिल्स में उस तरीके के मिनरल्स मिलेंगे जो अलुवियल सॉइल में कंटेन होंगे। These deposits are called the placer deposits। ठीक है, जो हमें alluvial soils या alluvial deposits या base of soil से हमें या valley floor से हमें ये obtain हो रहे हैं and generally contain minerals which are not corroded by the
water. Example, gold, silver, tin and platinum are most important among the such minerals. तो 4 तरीके से तो हमने मिनरल्स देख लिए, अर्थ सरफेस हो गई, वैलीज हो गई, हिल्स हो गई, रॉक्स हो गए, ये चीज़ें तो हमने देख ली. अब ओशन वाटर, जो हमें पता है कि जो हमारा अर्थ का कवरिंग है वो पूरा का पूरा 1/3 पूरा जो है 2/3 ऑफ द वाटर की कंसिस्टेंसी है पूरे अर्थ सरफेस में. अब ये अर्थ की सरफेस मेनली जो ओशन वाटर है उससे कनेक्ट है, जो बड़ी बड़ी सीज हैं, ओशंस हैं. अब यहाँ से भी हमें क्या मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहा है. तो 5th पार्ट हमें कहाँ से मिल रहा है, द ओशन वाटर विच कंटेन्स वास्ट क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स बट मोस्ट ऑफ दिस आर टू वाइडली डिफ्यूज टू बी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस. हाउएवर जो हमें मिनरल्स मिल रहे हैं वो है कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम, ब्रोमियम आर लार्जली डिराइव्ड फ्रॉम द ओशन वाटर. अगर हम ओशन बेड्स की बात करेंगे, आर टू रिच इन मैग्नीज नोड्यूल्स, इंडिया इज फॉर्चुनेट टू हैव अ फेरीली रिच एंड वेरिएड मिनरल रिसोर्सेज. द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द ओर, द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड क्लोजनेस टू द मार्केट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इफेक्टिंग द इकोनॉमिक अवेलेबिलिटी ऑफ अ रिसोर्स. अब ये रिसोर्सेज हमें मिल तो रहे हैं, लेकिन ये रिसोर्सेज ये मिनरल्स हमें मिल तो रहे हैं, लेकिन ये मिनरल्स जब ही काम के हैं जब इनको एक्सट्रैक्ट किया हो. और ये एक्सट्रैक्ट किससे होंगे, बाय द ह्यूमन बीइंग्स ओनली. तो जब यहाँ पर इकोनॉमिक अवेलेबिलिटी की बात हो रही है, मतलब अब ये जो मिनरल्स हैं वो जब ही हमारे काम आएंगे जब हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं. फॉर एग्जांपल मेटालिक हो गए, नॉन मेटालिक हो गए, फिरोशियस हो गए, ये सारे मिनरल्स हम ऐसे ही तो यूज़ नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल इफ़ अ पर्सन इज़ वेयरिंग एनी काइंड ऑफ गोल्ड और द सिल्वर ज्वेलरी, तो हम उसको एक शेप दे के पहन रहे हैं. तो ये जब ही पॉसिबल हो पाएगा जब वो हमारे पास उस स्ट्रक्चर में हमें मिलेगा, जब ही हम उसको वेयर कर पाएंगे किसी भी तरीके से. तो इन चीज़ों को मीट करने के लिए, मतलब टू मीट द डिमांड, यहाँ पर क्या किया जाता है, अ नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्शंस को ओपन किया जाता है. जब ये मिनरल डिपॉजिट और अ रिजर्व इज टर्न्ड इनटू अ माइन, जब ये एक पर्टिकुलर प्लेस है, फॉर एग्जांपल ओशन की बात ले लो, जब ओशन बेड्स की तरफ से हमें जो भी मिनरल मिल रहा है वो तो रॉ मिल रहा है, लेकिन जब तक उसको एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, रिजर्व से नहीं निकाल के माइन में नहीं बदलेंगे, तब तक वो कोई भी काम का नहीं है. तो ऐसे ही पॉसिबल ऑप्शंस को ओपन करने के लिए वो डिपॉजिट और रिजर्व्स को कन्वर्ट किया जाता है इनटू अ माइन. अब हमने ये देख लिया मिनरल है, किस तरीके का है, कहाँ कहाँ की वैरायटीज़ हैं उसमें. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मिनरल्स, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल है वो है हमारा आयरन ओर, विच इज़ अ फेरोशियस मिनरल. इसको किसी भी डेफिनेशन की या एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आयरन ओर एक ऐसी चीज़ है जो हर तरीके की इंडस्ट्री, वेदर इट इज़ लार्ज, हैवी, स्मॉल, कोई भी इंडस्ट्री हो उसमें उसका यूसेज होना ही होना है. तो आयरन ओर इज द बेसिक मिनरल हम बोल सकते हैं, एंड द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. इट इज रिच इन गुड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर. मैग्नीटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर विथ अ हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू अ 70%. अब आयरन ओर में भी क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन होता है. एक होता है मैग्नीटाइट, एक होता है हेमेटाइट. जो मैग्नीटाइट होता है उसको फाइनेस्ट आयरन ओर बोला जाता है, जिसमें आयरन की कंसिस्टेंसी अबाउट 70% होती है. It has excellent magnetic qualities, especially valuable in the electrical industry. If we talk about the year of 2018 or 19, almost entire production of iron ore, मतलब 97% of the iron जो था वो मेनली कौन कौन सी जगहों से निकाला था, फ्रॉम उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका एंड दी झारखंड. द रिमेनिंग प्रोडक्शन जो 3% बचा वॉज फ्रॉम द अदर स्टेट्स. जस्ट इमेजिन कि पूरा का पूरा 97%, नॉट ओनली द 20 और 30%, फुल 97% जो आयरन ओर था वो हमें इस बेल्ट से ही मिला, जिसको हम छोटा कर्नाटका को हटा दो तो इस बेल्ट को हम छोटा नागपुर प्लाटू भी बोलते हैं. ठीक है. अब आयरन और माइंस हम देख सकते हैं. द रेड कलर एज यू कैन सी इज द थिंग विच इज कंटेनिंग द आयरन. ये पूरी की पूरी आयरन और माइनिंग है. फिर आता है, अगर हम बेल्ट्स की बात करें, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट टू डिस्कस ये आयरन, मतलब यहाँ पर हम अगर बात करेंगे कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जगह हैं, तो मैप के पर्सपेक्टिव से दिस इज़ गोइंग टू बी द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट.
तो अगर हम मेजर आयरन ओर, क्वेश्चन आ सकता है मेजर आयरन बेल्ट्स कहाँ कहाँ पर हैं, ये मेंशन कर दिया जा सकता है, लेकिन फिर ये भी पूछा जाएगा तो मैप में हमें पता होना चाहिए कि हमारे ये जो बेल्ट्स हैं ये कहाँ कहाँ पर हैं। पहला बेल्ट आता है हमारा उड़ीसा झारखंड बेल्ट, जो क्या क्या कंसिस्ट करता है, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट लाइज इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। भिलारी चित्रदुर्गा बेल्ट चिकमंगलुरु, जो हमें टमुकारू बेल्ट इन कर्नाटका हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर। तीसरा बेल्ट आता है हमारा महाराष्ट्र गोवा बेल्ट विच इंक्लूड्स द स्टेट्स ऑफ गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो मैप के पर्सपेक्टिव से ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम मैग्नीज पे। मैग्नीज इज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैग्नीज एलॉय। Nearly 10 kg of manganese is required to manufacture 1 ton of steel। मतलब 10 किलो की अगर मैग्नीज हमें चाहिए, हमें 1 टन स्टील बनाना है, तो उसमें हमें नियरली 10 kg ऑफ जो स्टील रहेगा वो हमें 10 kg ऑफ मैग्नीज हमें चाहिए ही चाहिए। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स एंड ऑल्सो दी पेंट्स। नो, अब हम यहाँ पर मैग्नीज शोइंग देखेंगे। अगर हम उसका चार्ट देखें 2003 और 4 का, तो उड़ीसा सबसे ज़्यादा रहा है, नेक्स्ट रहा है मध्य प्रदेश 22%, कर्नाटका 15 एंड अदर स्टेट्स वाज ऑन 30%, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब हम नॉन फेरोशियस मिनरल्स की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कॉपर। कॉपर इज इंडिया इज क्रिटिकली डेफिशिएंट इन द रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। मतलब जो कॉपर है वो इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है इंडिया में, मतलब उसकी डेफिशिएंसी है। Being ductile and a good conductor, copper is mainly used in electrical cables, electronics and chemical industry. Again यहाँ पर जो उसके मेन चीज़ है, जो कॉपर कहाँ कहाँ पर हमें अवेलेबल होगा, दी बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश, खेतरी माइंस इन राजस्थान एंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ द कॉपर। एज यू कैन सी यहाँ पर 2 ही जगह पर हैं जहाँ पर इंडिया में कॉपर अवेलेबल होता है, वन इज़ द मध्य प्रदेश एंड अदर इज़ द राजस्थान। नेक्स्ट आते हैं हम बॉक्साइट पे। दो सेवरल ओर्स कंटेन एल्यूमिनियम, इट इज फॉर्म बॉक्साइट, अ क्ले लाइक सब्सटेंस एट एल्यूमिनिया एंड लेटर एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन। बॉक्साइट को निकाल, जब एल्यूमिनियम को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जब उसका प्रोसेस हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा है मिनरल्स में, तो वहाँ पर क्या होता है, बॉक्साइट को जब, बॉक्साइट किससे मिल रहा है हमें, एल्यूमिनियम से। जब एल्यूमिनियम को क्रश किया जाता है तो उससे एक सब्सटेंस निकलता है, दैट इज़ द एल्यूमिनिया, एंड लेटर जिससे क्या मिल रहा है, एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर बॉक्साइट जो है उससे हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, उससे हमें एल्यूमिनियम अवेलेबल हो रहा है। Bauxite deposits are formed by the decomposition of a wide variety of rocks which is rich in aluminium silicates। मतलब ऐसे रॉक्स जिसमें एल्यूमिनियम की जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि तभी जब बॉक्साइट को क्रश किया जा रहा है तो क्या निकल रहा है, एल्यूमिनिया निकल रहा है, और उसी से क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम। Aluminium is an important metal because it combines the strength of metals such as iron with extreme lights and also a good conductivity। ठीक है, जब स्टील का एक दूसरा रूप एल्यूमिनियम होता है, सब्सटीट्यूट यू कैन से, एल्यूमिनियम इज डिफाइंड। India's bauxite deposits are mainly found in the Amarkantak Plateau, Michael Hills and the Plateau region of Bilaspur and Katni। Odisha was the largest bauxite producing state in India if we talk about the year of 2016 and 17। बॉक्साइट की पूरी अगर हम पाई देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा उड़ीसा की कंसिस्टेंसी है, उड़ीसा कंटेन करके रखता है बॉक्साइट को। फिर आता है हमारा महाराष्ट्र, गुजरात जो अगेन 17% पे है, अदर्स इज ऑन 13% एंड झारखंड अगेन इन ऑन 14%। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स में, हम बात करेंगे मीका की। मीका की, इट इज़ अ मिनरल मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स। ठीक है, अब ये एक ऐसा मिनरल है जो सीरीज ऑफ प्लेट्स या लीव्स का मतलब पत्तियाँ, वो वाली पत्तियाँ नहीं हैं, ये इन्हीं की प्लेट्स की लीव्स है। ठीक है, इट स्प्लिट्स ईजिली इनटू थिन शीट्स, मतलब इसको हम और जितना पतला हो सकता है उतना पतला हम इसे कर देते हैं। ठीक है,
These sheets can be so thin that 1,000 can be layered into a mica sheet of a few centimeters high. मीका की जो ऑकरेंस है वो कैसा है, कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो और दी ब्राउन. डिपॉजिट्स की हम इसकी बात करेंगे तो इट इज़ फाउंड इन द नॉर्दर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू, जिसमें कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर. इन राजस्थान द मेजर मीका प्रोड्यूसिंग area is around the Ajmer. Nellore Mica belt of Andhra Pradesh is also an important producer in the country. So this we have seen about the Mica. नेक्स्ट देखते हैं रॉक मिनरल्स. रॉक मिनरल्स मतलब ऐसे मिनरल्स जो हमें रॉक से मिल रहे हैं, और रॉक से तो हमें वैसे भी बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन स्पेशली लाइमस्टोन की बात हम क्यों करेंगे, क्योंकि इसका एक अपना अलग डेफिनेट शेप होता है. मतलब यहाँ पर वो जो एक ही पूरे रॉक से बन के ये लाइमस्टोन हमें मिलता है. इट इज़ फाउंड इन एसोसिएशन विथ रॉक कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स और कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स, found in the sedimentary rocks of most geological formation. Limestone is the basic raw material for the cement industry and essential for smelting iron ore in the blast furnace. लाइमस्टोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एवरी स्टेट्स जो मेन स्टेट्स हैं जहाँ पर हमें ऑलमोस्ट हर तरीके के मिनरल्स मिल रहे हैं वो देखने को मिल रहे हैं. तो यहाँ पर अदर्स जो हैं 34% पे है. आंध्र प्रदेश इज़ ऑन 16, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु. तो यहाँ पर लाइमस्टोन देखा हमने, अदर्स हैं, अदर्स 34% है, मतलब इनका भी वेरिएशन कम जगहों का ही होगा. फिर है हमारा तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश जो 15, 11, 9 ऐसे परसेंटेज पे हमें अवेलेबल हो जाएगा. नेक्स्ट, अब हमने मिनरल्स देख लिया कहाँ कहाँ पर कौन कौन से हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं ऑलमोस्ट वो हमने सारे के सारे डिस्कस किए. मेन चीज़ अब आती है कि जो ये मिनरल्स हैं हर जगह पर जहाँ पर हमें अवेलेबल हो रहे हैं हर तरीके से, तो ये जो मिनरल्स हैं इनको हम किस तरीके से कंजर्व करके रख सकते हैं. तो पहली चीज़, यूज़ ऑफ मिनरल्स इन सच अ वे दैट द साइजेबल अमाउंट इज लेफ्ट फॉर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो. मतलब इस तरीके से वी शुड यूज़ द मिनरल्स सो दैट these minerals can be consumed. If this mineral is consumed by us, तो ये minerals आगे for the future generation भी consume करने के लिए बचने चाहिए. यूज़ दैम इन अ प्लान्ड वे. एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है, प्रॉपर प्लानिंग बननी चाहिए जिसकी वजह से जो मिनरल जितना जिसका यूसेज है उतना ही वो यूज़ में हो, ओवर यूसेज किसी भी चीज़ का ना हो. Wastage is the process of mining and processing should be minimized. Export of minerals should be minimized. मतलब जो minerals हमारी कंट्री में जितने अवेलेबल हैं उतने ही हम रहने दें. फालतू एक्सट्रैक्ट करने से, एक्सपोर्ट बढ़ाने से, सिर्फ और सिर्फ इसी से एक्सपोर्ट अगर बढ़ाएंगे तो पूरी इकोनॉमी नहीं ऐसे जनरेट होगी. तो यहाँ पर जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको भी हमें थोड़ी हद तक कम कर देने चाहिए. यूज़ ऑफ सब्सटीट्यूट्स एंड रिसाइकलिंग ऑफ द मेटल्स. फिर अब हम बात करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज की. एनर्जी रिसोर्सेज किस तरीके से, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी एनर्जी रिसोर्सेज होती. तो सबसे पहले एनर्जी रिसोर्सेज तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. वन इज़ द कन्वेंशनल एंड सेकेंड वन इज़ द नॉन कन्वेंशनल. कन्वेंशनल कंटेन्स कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड द न्यूक्लियर. नेक्स्ट में आते हैं हम, अगर नॉन कन्वेंशनल की बात करें, सोलार, विंड, टाइडल, बायोगैस एंड द जियोथर्मल एनर्जी. ठीक है. सो दीज आर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनर्जी विच इज डिवाइडेड फर्दर. ठीक है. अब अगर हम कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल के बीच में डिफ्रेंसिएशन देखेंगे तो यहाँ पर दीज आर सम पॉइंट्स. कन्वेंशनल में हैव बीन इन यूज़ फॉर क्वाइट सम टाइम, मतलब आज नहीं पहले से भी हम इन एनर्जीज़ को यूज़ कर रहे हैं. और ये एक नॉन कन्वेंशनल क्या है, एक न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी है. इट इज़ नॉन रिन्यूएबल वन. जो कन्वेंशनल है वो नॉन रिन्यूएबल है और जो नॉन कन्वेंशनल है वो रिन्यूएबल वन है. क्रिएट्स द पॉल्यूशन, इट डज नॉट create pollution. That means you can say it is pollution free of energy. By using conventional sources, energy can be produced anywhere. Production of energy depends upon physical location and climatic condition. Example is coal, petroleum, natural gas, etc. और नॉन कन्वेंशनल का सोलार, विंड, टाइडल, जियोथर्मल एक्सेट्रा. ठीक है. सो दिस वी हैव सीन व्हाट दी कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल के बीच में हमने डिफ्रेंसिएशन देखा.
नेक्स्ट आते हैं हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में कुछ एनर्जीज जो इंपॉर्टेंट एनर्जीज हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला आता है हमारा कोल। तो कोल की बात करें तो इंडिया में जो कोल है इज़ द मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल, मतलब आज नहीं है, सदियों से चला आ रहा है, जिसका यूसेज हमारे लिए सबसे ज़्यादा रहा है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेनली पावर जनरेशन के लिए काम आता है, सप्लाई एनर्जी टू इंडस्ट्री एज वेल एज फॉर द डोमेस्टिक नीड्स। India is highly dependent on the coal for meeting in commercial energy requirements. Coal therefore is found in a variety of forms depending on the degrees of compression and the depth and the time of the burial. कोल की भी वैरायटीज़ होती हैं, किस तरीके से जहाँ कहाँ पर कौन कौन से जो कोल्स हैं वो फाइंड होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ तभी पता चल जा सकता है कि उनकी डिग्री ऑफ कंप्रेशन कितना है एंड उसकी डेप्थ और बरियल का जो टाइम है वो कितना है। ठीक है, अगर हम वैरायटी ऑफ कोल की बात करें तो देयर आर 4 वैरायटीज़ ऑफ कोल। लिग्नाइट जो होता है उसमें वो लो ग्रेड ब्राउन कोल होता है विच इज़ सॉफ्ट विथ हाई मॉइस्चर कंटेंट। Coal that has been buried deep and subjected to increased temperature is the bituminous coal. तीसरा कोल होता है हमारा मेटलर्जिकल कोल इज हाई ग्रेड बिटुमिनियस कोल विच हैज़ स्पेशल वैल्यू फॉर स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट फर्नेसेस एंड जो एंथ्रासाइट होता है इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ द कोल। मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल जो यूज़ होता है, जो टॉप क्लास का कोल होता है वो कौन सा होता है, एंथ्रासाइट, और जो लो क्वालिटी ऑफ कोल होता है वो होती है पीट। तो 4 varieties of coal you can see the anthracite, the bituminous coal, the ignite and the peat, जिसमें से anthracite हाईएस्ट पे है और peat क्या है, लोएस्ट पे है। ठीक है, इन इंडिया कोल ऑकर्स इन रॉक सीरीज ऑफ 2 मेन जियोलॉजिकल एजेस। जो कोल है वो 2 तरीके के पार्ट से हमें मिलता है। पहला पार्ट है हमारा गोंडवाना, अ लिटिल ओवर 200 मिलियन ईयर्स जो पुराना है, इन टर्शरी डिपॉजिट्स विच आर ओनली अबाउट 50 मिलियन ईयर्स ओल्ड। मतलब 2 पार्ट्स में हमें मिल रहे हैं कोल। एक है हमारा गोंडवाना लैंड जहाँ पर जो यहाँ पर कोल मिलेंगे वो 200 मिलियन ईयर्स पुराने हैं, और जो टेरिशरी डिपॉजिट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 55 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। The major resources of Gondwana coal, which are metallurgical coal, are located in दामोदर वैली जो वेस्ट बंगाल और झारखंड के बीच में आती है। झरिया, रानीगंज, बोकारो आर इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड्स। नाउ अगर हम टर्शरी एरिया की बात कर रहे हैं जिसमें गोदावरी, महानदी, सोन एंड वर्धा वैलीज ऑल्सो कंटेन दी कोल डिपॉजिट्स। टर्शरी कोल्स ऑकर इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। मतलब ये जो टर्शरी कोल है ये पूरा का पूरा हमारा ईस्टर्न पार्ट कवर करते हैं, असम, मेघालय, ये वाला पार्ट, और जो गोंडवाना है वो ये वाला पार्ट पूरा कवर करता है, जिसमें हमारा पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र भी आ रहा है, कर्नाटका भी आ रहा है, एंड यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा झारखंड वाला रीजन भी आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम पेट्रोलियम पे। पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल इज द नेक्स्ट मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया अगर हम कोल के बाद की बात करें। इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटनिंग, ल्यूब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी एंड रॉ मटेरियल्स फॉर अ नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट्स एज ए नोडल इंडस्ट्री। मतलब चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, स्मॉल हो, बिग हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी व्हीकल हो, कोई भी चीज़ हो जो हमें पता है सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से यूज़ कर पाएंगे, तो उसमें पेट्रोलियम एक नोडल इंडस्ट्री के जैसे काम करता है। फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल हो गई, फर्टिलाइज़र हो गया, या कोई भी न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्री हो गई। Most of the petroleum occurrences in India are associated with anticides, anticlines and fault traps in the rock formation of the tertiary age. Petroleum is also found in fault traps between porous and non-porous rocks. गैस बीन लाइटर यूजुअली ऑकर्स अबव द ऑयल। मतलब जो गैस रहेगी वो ऑयल के ऊपर वाले पार्ट में ही हमें मिलेगी। मुंबई हाई, गुजरात एंड असम आर मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन एरियाज इन इंडिया। नेक्स्ट मेजर एनर्जी, थर्ड आता है हमारा नेचुरल गैस। अभी हमने कोल देखा, पेट्रोलियम देखा, अब हम किसको देखेंगे, नेचुरल गैस को। तो नेचुरल गैस इज फाउंड विथ पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड इज रिलीज्ड व्हेन
क्रूड ऑयल इज बॉट टू दी सरफेस, ठीक है। जब क्रूड ऑयल को सरफेस पे लेके आए, जो ऊपर की परत अभी हमने बात करी, वो क्या होती है, हमारी नेचुरल गैस होती है। इट कैन बी यूज्ड एज द डोमेस्टिक एंड द इंडस्ट्रियल फ्यूल एज वेल। इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन पावर सेक्टर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। नेचुरल गैस की जो नेसेसिटी होती है, जो यूसेज होता है, वो एज द इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी भी काम कर रहा है, हीटिंग पर्पस के लिए भी काम कर रहा है इन इंडस्ट्री, और किसी इंडस्ट्री के लिए तो रॉ मटेरियल का काम कर रहा है, लाइक द केमिकल, पेट्रोकेमिकल एंड द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, एज ट्रांसपोर्ट फ्यूल एंड एज कुकिंग फ्यूल. With the expansion of gas infrastructure and local city gas distribution, that is COD network, natural gas is also emerging as the प्रिफर्ड ट्रांसपोर्ट फ्यूल, जिसको हम CNG भी बोलते हैं. पहले हमारे सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम से चलते थे व्हीकल्स, अब हमारे जो व्हीकल्स हैं वो गैस से भी चलते हैं. देखा होगा CNG के आजकल बड़े बड़े स्टेशंस हमें मिलेंगे आउटसाइड दी सिटी ऑल्सो, इनसाइड दी सिटी ऑल्सो. एंड कुकिंग फ्यूल दैट इज़ PNG एट होम्स. अब इंडिया के जो मेजर गैस रिजर्व्स हैं वो मेनली मुंबई हाई में ही मिलते हैं. फोर्थ आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी. इसको किसी भी इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है. एवरीथिंग whatever we are using, चाहे वो कुछ भी हो, मोबाइल फ़ोन हो, AC हो, ट्यूबलाइट हो, कंप्यूटर हो, TV हो, रेफ्रिजरेटर हो, n नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं. अब मेन चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने की ये है कि इनका जो जनरेशन होता है वो किस तरीके से होता है. तो इसको जनरेटेड मेनली इन 2 ways, बाय रनिंग वाटर, या तो वो रनिंग वाटर से जनरेट हो रही है, और which drives through hydro turbines to generate hydroelectricity. By burning other fuels such as coal, petroleum and natural gas to drive turbines to produce the thermal power. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं, once generated the electricity is exactly the same. मतलब एक बार जनरेट हो गई तो वो वैसी की वैसी ही है. If we talk about the hydroelectricity, hydro means water, मतलब जो पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, is generated by fast flowing water which is a renewable resources. Obviously जो water है वो बार बार renewed होगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी ऐसे as it is ही जनरेट होगी. India has a number of multi-purpose projects like the Bhakra Nangal, Damodar Valley Corporation, the Kopli Hydel project, etc., producing hydroelectric power. ठीक है. Thermal electricity is generated by using coal, petroleum and the natural gas. The thermal power stations use non-renewable fossil fuels for generating the electricity. नेक्स्ट, अभी हमने कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करी. अब हम ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि रेन्यूएबल हैं, हमने अभी तक कन्वेंशनल की बात करी जो नॉन रेन्यूएबल थे, मतलब इसको रिन्यूड करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रिन्यू, टू गेट इनटू द सेम पोजीशन जिस पोजीशन पे वो हैं. और ये पोजीशन इंडिया, जो अगर हम ह्यूमन के लाइफ स्पैन की बात करें, उससे कई ज़्यादा होती है, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स. और ह्यूमन की जो एक लाइफ स्पैन होती है, इट इज़ जस्ट द नॉर्मल 60-70 ईयर्स. ठीक है. तो यहाँ पर अगर हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो ये एनर्जी ऐसी एनर्जी होती हैं विच इज़ द रेन्यूएबल वन, मतलब इसको हम इजीली रेन्यू कर सकते हैं, बस हमारे पास प्रॉपर मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज अवेलेबल होना चाहिए सो दैट वी कैन यूज इट प्रॉपरली. ठीक है. तो पहला इसमें आता है न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी. इट इज़ ऑब्टेन्ड ऑल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स. क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक एनर्जी की बात हो रही है, मतलब इस एनर्जी को कहीं ना कहीं एटम्स की ज़रूरत होगी. When such an alteration is made, much energy is released in the form of heat. ठीक है. And this is used to generate the electric power. यूरेनियम एंड थ्रोमियम, अगर हम देखें एटम्स की बात कर रहे हैं, तो इनके मेन क्या होंगे पार्ट्स? यूरेनियम, थ्रोमियम, विच आर अवेलेबल इन झारखंड एंड द अरावली रेंजेस ऑफ द राजस्थान, आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर. जो अगर हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो ये हमें कहाँ पर अवेलेबल होगा? जो जैसलमेर वाला बेल्ट होता है ना, वहाँ पर. ठीक है. The moissanite sands of Kerala is also rich in thromium. ठीक है.
अब हम बात करेंगे सोलार एनर्जी। जो हमें सन से एनर्जी मिल रही है वो क्या कहलाएगी, हमारी सोलार एनर्जी। इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री। अच्छा, इंडिया अब कैसी कंट्री है, ट्रॉपिकल भी है एंड सब ट्रॉपिकल भी है, मतलब उसका जो हाफ पार्ट है वो ट्रॉपिकल है और हाफ पार्ट क्या है, वो सब ट्रॉपिकल है। इट हैज़ इनैमरस पॉसिबिलिटीज़ ऑफ टैपिंग दी सोलार एनर्जी, बिकॉज जो इक्वेटर है उसकी वजह से। सोलार एनर्जी इज़ फास्ट बिकमिंग पॉपुलर इन रूरल एंड रिमोट एरियाज, रूरल एरियाज में भी प्लस रिमोट एरियाज में भी, लाइक दी अर्बन एरियाज जो सिटीज़ और विलेजेस से थोड़े थोड़े मिले हुए हैं, उन एरियाज में भी आज की डेट में जो सोलार एनर्जी है उसका यूसेज काफ़ी अच्छे तरीके से हम देख सकते हैं। सम बिग सोलार पावर प्लांट्स आर बीन एस्टैब्लिश्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया which will minimize the dependence of rural households on firewood and the dung cakes, ठीक है, which in turn will contribute to environmental conservation and adequate supply of manure in agriculture. नेक्स्ट आता है हमारा विंड पावर, मतलब जो हवा से हमें एनर्जी मिल रही है वो कहलाएगी हमारी विंड एनर्जी। अब इंडिया के पास उसकी भी जो पोटेंशियल है उसकी भी अगर हम बात करें तो पार्ट्स ऑफ गुजरात और राजस्थान के अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे विंड एनर्जी का बहुत बड़ा क्लस्टर है, प्लस द पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु एज वेल। तो इंडिया की अगर हम बात करें हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल ऑफ विंड पावर। द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, जो नागरकोइल से मदुराई तक कनेक्ट करता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र एंड लक्षद्वीप हैव इम्पॉर्टेंट विंड फार्म्स, जिसमें अगर मेन हम देखेंगे तो नागरकोइल एंड जैसलमेर आर वेल नोन यूज फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ द विंड एनर्जी इन द कंट्री। बायोगैस, जितने भी गंद से, ठीक है, जितनी भी गंदगी से जो चीज़ें बन रही है वो पार्ट्स हमारा कहलाएगा बायोगैस, ठीक है। चाहे वो शर्ब्स हो, फार्म वेस्ट हो, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट हो, आर एसेंशियल फीचर्स या एसेंशियल मटेरियल्स जिससे हम बायोगैस को ऑब्टेन कर सकते हैं। प्रोड्यूस बायोगैस फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन इन रूरल एरियाज। Decomposition of organic matter yields gas which has higher thermal efficiency in comparison to kerosene, dung cake and the charcoal। मतलब जो ये वेस्ट से ऑर्गेनिक मैटर जो भी रहेगा, ये जितना भी वेस्ट क्या हम बात कर रहे हैं, उस वेस्ट से एक ऐसी गैस रिलीज होती है जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है अगर हम उसको केरोसिन से या डंग केक से या चारकोल से कंपेयर करें तो। बायोगैस प्लांट्स आर सेट अप एट म्युनिसिपल, कोऑपरेटिव एंड इंडिविजुअल लेवल्स, ठीक है। फिर द प्लांट्स यूजिंग कैटल डंग आर नोन एज गोबर गैस प्लांट्स इन रूरल इंडिया। अगर हम दे प्रोवाइड ट्विन बेनिफिट्स टू द फार्मर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ द मैन्योर। बायोगैस इज बाय फार द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ द कैटल डंग, which improves the quality of manure also and also prevents the loss of trees and manure due to burning of fuel wood and cow dungs etc, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी टाइडल एनर्जी, जो हमें किससे मिल रही है, टाइड्स से मिल रही है। जो बड़े बड़े रिवर्स, जो बड़े बड़े सीज और ओशंस होते हैं, जो हाई टाइड्स, लो टाइड्स के तौर पर जाते हैं, उससे भी हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ओशन टाइड्स कैन बी यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी हम टाइडल एनर्जी से जनरेट कर सकते हैं। फ्लड गेट डैम्स आर बिल्ड अक्रॉस द इनलेट, जितने भी बड़े बड़े रिवर्स होंगी उसको देखना, एक डैम्स बनाए जाते हैं उनके तरफ, जिससे कि जो ये टाइड्स हैं ये आगे ना जाएं और डिस्ट्रॉय ना करें। तो ये जब टाइड्स हाई टाइड्स पे जाती हैं, कंटिन्यूसली फ्लो होंगी उसी डायरेक्शन में, उसी तरीके से, तो ये क्या जनरेट कर रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी। During high tide, water flows into the inlet and gets trapped when the gate is closed, ठीक है। After the tide falls outside the flood gate, the water retained by flood gate flows back to the sea via a pipe that carries it through a power generating turbine, ठीक है। तो ये किस तरीके से जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर हमें जनरेट हो रही है। इन इंडिया, द गुल्फ ऑफ कंबर, द गुल्फ ऑफ कच्छ एंड ऑन गुजरात एंड द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द गैंजेटिक डेल्टा, जो सुंदरबन रीजन आ जाता है ऑफ वेस्ट बंगाल, प्रोवाइड्स आइडियल कंडीशन फॉर यूटिलाइजिंग व्हाट द टाइडल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट, जियोथर्मल एनर्जी। ये एक ऐसी एनर्जी है जो अब जाके इंट्रोड्यूस हुई है, मतलब कुछ ही टाइम हुआ है जिसको इसको इंट्रोड्यूस होने में।
क्या होती है ये? तो जियोथर्मल एनर्जी रिफर्स टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मतलब ऐसी एनर्जी जो हमें कहाँ से मिल रही है, जो हमें पहली चीज़ तो अर्थ के इंटीरियर से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, जो हीट निकल रही है, वहाँ से हमें ये एनर्जी इंट्रोड्यूस हुई है। जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट बिकॉज द अर्थ ग्रोज प्रोग्रेसिवली हॉटर विद द इंक्रीजिंग डेप्थ। धीरे धीरे जैसे जैसे डिग्रेडेशन हो रहा है लैंड का, तो क्या हो रही है, अर्थ की जो डेप्थ है वो और नीचे से और नीचे होती जा रही है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें जियोथर्मल एनर्जी का इंट्रोडक्शन होता है। ग्राउंड वाटर इन सच एरियाज एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द रॉक्स एंड बिकम हॉट। मतलब ग्राउंड वाटर एक टाइम पर इतनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है कि जब वो पानी निकलता है तो पहले क्या होता था, एकदम ठंडा ठंडा पानी निकलता था, लेकिन अब ये पानी कैसा निकलता है, एकदम गर्म बुलबुलाता हुआ। ठीक है, इट इज़ सो हॉट दैट व्हेन इट राइज टू द अर्थ सरफेस इट टर्न्स इनटू द स्टीम। इतना गर्म होता है कि जब वो पानी रिलीज हो रहा है अर्थ की सरफेस पे, तो वो क्या बन के निकलता है, भाप बन के निकलता है। दिस स्टीम इज यूज्ड टू ड्राइव टर्बाइंस एंड जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। Two experimental projects have been set up in India to harness the geothermal energy. पहला है दिपूगा वैली में, पार्वती वैली नियर मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश, एंड द अदर इज लोकेटेड इन द पूगा वैली लद्दाख। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट अभी के जो बोल सकते हैं एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स चालू किए हैं टू नो मोर अबाउट द जियोथर्मल एनर्जी। नाउ हाँ, अब हमने ये देख रहा, हमने मिनरल्स के बारे में बात करी थी तो उनका कंजर्वेशन देखा था। अब हम एनर्जीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो अब हम उनका कंजर्वेशन देख रहे हैं किस तरीके का है। तो एनर्जी इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये हमें पता है, किसी भी तरीके की एनर्जी कोई भी हम यूज़ कर रहे हो, मेनली वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ही काम आती है। ठीक है, एवरी सेक्टर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट हो, कमर्शियल हो, डोमेस्टिक हो, हर तरीके की एनर्जी की इनपुट वो मांगता ही मांगता है। The economic development plans implemented since the independence necessarily required increasing amounts of energy to remain operational. As a result, consumption of energy in all forms has been steadily rising all over the country. अब जैसे जैसे इसका इंट्रोडक्शन होगा, जैसे जैसे इसका यूसेज होगा, वैसे वैसे इसका कंजम्पशन भी होगा। कंजम्पशन होगा तो यहाँ पर एक हॉल्ट लगाने की ज़रूरत है, बिकॉज विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड ऑल्सो द टेक्नोलॉजी अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यूज़ में आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, हमारी एनर्जी ही आ रही हैं। तो यहाँ पर एक अर्जेंट नीड की ज़रूरत है टू डेवलप अ सस्टेनेबल पार्ट फॉर द एनर्जी डेवलपमेंट। ठीक, promotion of energy conservation and increased use of renewable energy sources are the twin planks of sustainable energy. India is presently one of the least energy efficient countries in the world. We have to adopt cautious approach for the judicious use of our limited resources. अगर जैसे बात करें हम कोल की, पेट्रोलियम की, इलेक्ट्रिसिटी की, नेचुरल गैस की, अगर हम इन सारे एनर्जीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हमें पता है कि ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल वन। तो इनको हमें उस तरीके से यूज़ करना आना चाहिए जिससे कि हमारा जो कंजम्पशन है हमारे साथ साथ फ्यूचर जनरेशन के भी काम आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी, तो जब ही हम उसको यूज़ करें, जब उसका काम हो, नहीं हो तो उसको बंद करके रख दें। अगर हमारे जैसे हज़ारों लोग ऐसा करेंगे तो सोचो कितनी इलेक्ट्रिसिटी बचेगी। अननेसेसरी यूसेज हमें नहीं करना है, फर्स्ट थिंग हो गई। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, हम पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं, तो रादर देन यूजिंग आवर ओन व्हीकल्स हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। तो यहाँ पे क्या होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से क्या बचेगा, हमारा फ्यूल बचेगा। फ्यूल बचेगा तो हमारे जैसे जब खूब सारे लोग ऐसा काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली एनर्जी हमारी सेव ही होगी। तो ऐसे बहुत सी एनर्जीज़ हैं जिनको हम वाइसली तरीके से यूज़ कर सकते हैं, सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय अस ऑल्सो एंड इट विल बी कंज्यूम्ड बाय आवर फ्यूचर जनरेशन एज वेल, बिकॉज देयर इज़ अ सेइंग दैट एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। जितनी ज़्यादा हम एनर्जी सेव करेंगे व्हाटसोएवर इट में बी, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी को हम प्रोड्यूस करेंगे सस्टेन्ड तरीके से यूज़ करने के बाद। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।